भारत के यवन राज्य भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। पहले आते हैं हिंद यूनानी, फिर आता है शक, पहलव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइटस, एंटी-आलीकिडस और हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया 190 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो है वो मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व है ना। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक जो सियालकोट है उसी को बोल रहे हैं। राजधानी साकल जो है ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन है ना, नागसेन को ही नागार्जुन बोल रहे हैं। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित हैं। इसे मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन राजाओं के हैं। और हिंद यूनानी राजाओं ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलिनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, गंधार या गांधार है, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, गंधार वर्सेस गांधार। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, गंधार शैली है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हमने हिंद यूनानी शासकों को देखा। अब देखेंगे शक जो है ये यूनानियों के बाद आए और इनकी 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व था। पहला शक राजा मोह था, ठीक, पहला शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के पास एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक, 400 साल तक।
गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। इसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जिसे मौर्यों द्वारा निर्मित किया था, उसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख क्या थे? प्राकृत भाषा में थे, लेकिन संस्कृत में रुद्रदामन प्रथम ने ही पहले बार इसको अभिलेख जारी किया। और भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। ठीक। अब है पहलव। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ठीक। और पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था, तो ईरान के लोग थे इन लोग। अब है कुषाण। तो पहलव के बाद कौन आते हैं? कुषाण लोग आते हैं, है ना। और ये यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था और उन्हीं में से एक कुल का था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। और सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। राजधानी क्या है? पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। यानी 2 राजधानी हो गई, पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो कि क्या कहलाया? शक संवत कहलाया। और भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है। और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल यानी कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ठीक है, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए हैं? कुषाण वंश ने। और सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया था? हिंद यूनानी ने। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। इसका राजवैद्य कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र हैं। और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे महाविभास को, जिसकी रचना वसुमित्र ने की है। और इसके राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की है। बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। ठीक है, चीनियों से ली थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने कराया था। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ।
संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुकरशु अप्पार ने किया। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई और उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पत्थु पातु पत्तु पत्थु पातु इत्थु थोकै और पादीनेन किल्लंकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। अब देखेंगे संगम इसके। तो पहला संगम कहाँ हुआ था? मदुरा में, जो कि समुद्र में विलीन है। अगस्त्य अक्किटियम, परिपदाल, मदुनारय तथा कलारी आविरे, इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ है, समुद्र में विलीन हो गए ये भी। अलेवाई अगस्त्य तोल्कापियम, तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्कापियर। तीसरा संगम मदुरा में हुआ फिर से। तो नक्कीर इसकी अध्यक्षता करते हैं नेदुथोकै, नत्रिनई, परिपादल, पेरिसै, सीत्रिसै। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम उत्कृष्ट रचना है। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। कावेरीपट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक, कोवलन उसकी पत्नी कणगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सीत लैसतन्नार ने मणि मेकलय की रचना की। इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणि मेकलय कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। और इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्यतः धार्मिक महत्व है। यह बौद्ध लेखक डीडनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। ठीक है, डीडनाथ याद रखना, बौद्ध लेखक है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद में रचना की गई है। इसका रचना जैन भिक्षु तिरुतक देवर ने किया है। और तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया, ऐसा माना जाता है। तमिल साहित्य संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल है, किसमें? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, चोल ऊपर। चेर जो है ये पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिम मतलब इधर वेस्ट साइड। और दक्षिण पूर्व में पांड्य है, मतलब ये दक्षिण ये हो गया और ये पूर्व ऐसे करके। ठीक है, संगम राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। पेन्नार दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। कौन कौन से? पेन्नार और वेल्लारू। ठीक है, ये दोनों नदियों के बीच स्थित था। और प्रतापी राजा कौन था सबसे? करिकाल। ठीक, करिकाल ब्राह्मण मतनुयायी था। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ।
पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरू नानू नुन्नपादे, पेरू नानू ना पेरूना नुन्नू पादे, ठीक है, पेरूना नुन्नू पादे में करी काल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। दूसरा प्रमुख राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत है उसी में, है ना। और इसके प्रमुख राजा हुए उदय उदय जिरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजिरल आदान, सेनगुटवन ने अधिराज की उपाधि धारण की, पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। तीसरा राज्य पांडी का था, कावेरी के दक्षिण में स्थित है, मदुरा को राजधानी बनाया, मदुरा को। और शक्तिशाली में देखा जाए तो नेडुजेलियन 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली शासक था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहते थे। राजा के साथ ये न्याय का कार्य करता था, नालवय जो है। अंतिम अदालत राजा की होती थी। राजा के न्यायालय को मनरम कहते थे। चोरी और व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही के लिए जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद और अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। उपज का 1/6 भाग था, 1/6। कभी कभी इसे बढ़ा लिया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूल किया जाता था। सेना चतुरंगनी होती थी, अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही, ये 4 प्रकार की सेना होती थी। नागड़ और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी, ठीक है। जो भी वीर गति प्राप्त हो गया तो उनकी जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। और राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। और संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। कौन सी घड़ी का? जल घड़ी का प्रयोग। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सबसे पहले संगम काल में हुआ, जो उस समय एक प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। और ब्राह्मण जो है इस काल में मांस भक्षण करते थे, सूरा भी पीते थे, ठीक। ब्राह्मण के बाद दूसरा जो वर्ग है वो वेल्लार का सेकंड स्थान था और इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था, ठीक। उसके बाद फिर व्यापारी वर्ग को वेनिगर बोलते थे, ठीक। और संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व के प्रमाण अपने को नहीं मिले हैं, ठीक। अब कुछ अन्य वर्ग देख लेते हैं। तो पुलयन किसको बोलते हैं? दस्तकार को बोलते हैं, ठीक है। दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने कार्य करते हैं। एनियर किसको बोलते हैं? शिकारियों की जाति। और मलवर किसको बोलते हैं? लूटपाट करने वाली जाति, ठीक है। तो मलवर लूटपाट करेगा, एनियर शिकारी करेगा और पुलियन जो है दस्तकार वाला वर्ग है, ठीक। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से यह ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता मिली थी। और हिंदू शास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई, जिसे पंचतीर्णय कहा गया है। एक पक्षी प्रणय को कैकीकणय व अनुचित प्रणय को पेरुणिद्रणय कहा गया है। चावल प्रमुख खाद्यान्न था। दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर मनोरंजन किया करते थे। और तमिल साहित्य में से पाणर और वीडेलियर कहा गया है। मच्चेलियर ओवेयर जैसे कवियत्रियों की चर्चा हुई है। तो स्पष्ट है कि स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी।
कौए को लोग शुभ मानते थे, अतिथियों के आगमन की सूचना देता था, नाविकों को सही दिशा का बोध भी कराते थे और इसी कारण सागर के मध्य चलने वाली जहाज़ों के साथ इन्हें ले जाया जाता था। समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। वीरकाल, वीरगल, वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता है, पूजा भी इनकी होती है। युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे और किसानों को वेल्लार, उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। किसानों क्या कहेंगे? वेल्लार, और प्रमुखों को वेलिर। समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। इन्हें कैडीसीवर कहते थे। चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कौन कौन सा बंदरगाह है देख लो, ये पूछा जाता है। कोकई, सालियूर और बंदर। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित आरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में यहाँ खुदाई हुई और यहाँ विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। मनकों के निर्माण का भी एक कारखाना था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र का एक नाविक हिप्पोलस मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। ठीक है, हवाओं के सहारे समुद्र पार करने की विधि हिप्पोलस ने खोजी, मिस्र का नाविक जो था। और तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। ठीक है, इसी का नाम बाद में सुब्रमण्यम हो गया। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का नाम एक और नाम कुमार भी है। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा को माना जाता है। उसके विषय में मान्यता है कि पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अर्थ बर्छा है। कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री कुरुवन नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। ठीक है, मुरुगन की पत्नी माना गया है। अब आता है हमारा गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। गुप्त वंश साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320। महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी पे गद्दी पे बैठा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी हुआ और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 में बैठा। आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया और इन्हीं विजयों कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेघकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। कविराज भी इसे कहा जाता है और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त था। विष्णु का उपासक, संगीत प्रेमी, सिक्कों पर वीणा वादन करते दिखाया गया है। दरबारी कवि हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति लेख। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, 380 पर गद्दी पे बैठता है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान आता है। ठीक है, चीनी यात्री फाह्यान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। साब जो है ये चंद्रगुप्त का द्वितीय का राजकवि था और उस टाइम पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के केंद्र थे।
और अनुश्रुति के अनुसार इसके 9 विद्वान थे इसके राज दरबार में, नवरत्न, जिसमें महाकवि कालिदास अग्र अग्र अग्रगण्य अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरि, छपड़क जो कि है ज्योतिष के विद्वान, अमर सिंह कोशकार, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट, घटकपर्ण, वरामहिर खगोल विज्ञानी, वररुचि जैसे विद्वान थे। संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था। वीरसेन शैव मतालंबी था। शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा, शब्द का प्रकांड पंडित और एक कवि था वीरसेन ना। और इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त बोला जाता है। 415 से 454 ईस्वी में हुआ कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त वन का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ 455 से 467। स्कंदगुप्त जो है गिरनार पर्वत में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और इसी के शासनकाल में ना हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और इसकी गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। इसके शासक को गोपना कहते थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। भुक्ति के शासक को उपरी बोलते थे। भुक्ति के नीचे विषय था और इसके प्रमुख को विषयपति बोलते थे। पुलिस विभाग का अधिकारी को दंडपाशी बोलते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट बोलते थे। ठीक, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट बोलते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, है ना। और ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और अन्य सदस्य क्या बोलते थे? महत्तर बोलते थे, है ना। अच्छा, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहते थे। क्या कहते थे? पेठ। ठीक। उसके बाद गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 के बीच हुआ करता था और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे कि क्षेत्र यानी कि कृषि योग्य भूमि, कृषि करने योग्य। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील यानी कि जोतने योग्य भूमि जो नहीं होती थी, जिसमें जोताई नहीं की जा सकती थी, ऐसी भूमि को बोलते थे सील। और अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, है ना, जंगली भूमि को अप्रहत बोलते थे। ठीक। क्षेत्र, वास्तु, चरागाह, सील और अप्रहत। इसके बाद है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, विष्णु मंदिर तिगवा कहाँ है आपका? जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा, ये है नागोदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहते थे। श्रेणी के प्रधान को क्या बोलते थे? ज्येष्ठक। ठीक। उज्जैन जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का वर्णन जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सबर जाति के लोग ना मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सती होने का प्रमाण 1510 ईस्वी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें भोजराज की मृत्यु
पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका बोलते हैं और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी बोलते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, राजधर्म था, विष्णु का वाहन गरुड़ों का गुप्तों का राज चिन्ह था और वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष है। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 और 17 कौन से कालीन है? गुप्तकालीन है। 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है ना। 16 में क्या है? मरणासन राजकुमारी का चित्र। और गुफा संख्या 17 में चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा में देखा जाए तो बाघ की गुफा है। बाघ की गुफा कहाँ है? धार जिला मध्य प्रदेश में और विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है बाघ की गुफा को। ठीक। अच्छा, गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। 5 भागों में बटा हुआ है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षा, कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताएं। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर, इसकी पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। इसमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, प्राकृतिक भूगोल के उन विषयों की चर्चा की है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत, बृहज्जातक, लघु जातक की रचना की। ब्रह्मगुप्त, महान नक्षत्र वैज्ञानिक, गणितज्ञ। ब्रह्मगुप्त है ना, घोषणा की न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व ही कल्पना कर ली थी। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के पहले ही बोल दिया था। गुप्त काल में पल कांडव ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। ठीक है, पल काव्य ने। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में हुई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप की रचना जो है गुप्त काल में ही हुई है और ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है इसमें। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रुपया। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना ही गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है गुप्त काल। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मिक्ष कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णन है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवद गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन। ठीक है, तो ये हमारा गुप्त काल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।